Good morning students and my dear friends. Today is 6th of November 2023 Monday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर चैनल का एक टेलीग्राम प्लेटफॉर्म भी है जहां पर आपको डेली इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइंस की सेपरेट नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सप्रेस की फ्री पीडीएफ भी डेली इस चैनल पर अपलोड होती है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए यूजफुल हो सकता है। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज नो वन चेंजेस द वर्ल्ड हु इज नॉट ऑब्सेस्ड। और आज के मिंट पेपर की ये 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 17 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 14 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, PSF रन ड्राई, DOCA टू सीक ₹5,400 करोड़। तो DOCA स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री को अप्रोच किया है। किस लिए अप्रोच किया है? अप्रॉक्सीमेटली 5,400 करोड़ का फंड या फाइनेंशियल सपोर्ट लेने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री को अप्रोच किया है। अब ये 5,400 करोड़ का फंड क्यों चाहिए? क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के पास जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड था, जिस फंड को यूज करते हुए कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट्स अनियन, पल्सेस और अदर इंपॉर्टेंट कमोडिटीज को प्रोक्योर करता है लेस रेट में, जिससे कि उसका डोमेस्टिक प्राइस मेंटेन रहे, वो फंड ड्राई हो चुका है, यानी खत्म हो चुका है। तो इसी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के लिए ही कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रोच किया है, जहां पर 5,400 करोड़ मांगे हैं स्पेशली अनियन और पल्सेस को प्रोक्योर करने के लिए फॉर द रेस्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर का जो एलोकेटेड अमाउंट था डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के पास वो ड्राई हो गया है, बोल सकते हैं वो खत्म हो गया। क्योंकि इस बार अगर आप देखें तो वेजिटेबल और पल्सेस के जो प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा शूट अप हुए थे। तो जो भी एलोकेशन हुआ था कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट को, उसको यूज़ करते हुए फर्स्ट हाफ में ही डिपार्टमेंट ने जितना भी फंड था वो यूटिलाइज कर लिया है। क्योंकि उस समय वेजिटेबल और पल्सेस के प्राइस बहुत ज़्यादा शूट अप हो रहे थे, तो सस्ते प्राइस से प्रोक्योर करके मार्केट में डोमेस्टिक प्राइस को स्टेबलाइज किया था कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट ने। क्योंकि पल्सेस एंड वेजिटेबल के प्राइसेस इस बार फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए। तो जो भी फंड एलोकेट किया गया था या जो भी एंटिसिपेट किया गया था कितना फंड फुल फाइनेंशियल ईयर में यूज़ हो जाएगा, वो फर्स्ट हाफ में ही यूज़ हो गया। एंड सिंस द डिपार्टमेंट नीड टू प्रोक्योर मोर अनियन एंड पल्सेस, स्पेशली मसूर जो हम लेंटिल बोलते हैं, उसको प्रोक्योर करने के लिए, उसका बफर स्टॉक मेंटेन करने के लिए डिपार्टमेंट को और फंड की ज़रूरत है। और इसीलिए वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास उसने अप्रोच किया है विदाउट वेटिंग फॉर बजट एलोकेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि मार्केट में आने वाले टाइम में अनियन, तुअर, मसूर जैसी जो कमोडिटीज़ हैं, फूड कमोडिटीज़ हैं, उनके प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं। और उसी प्राइस इंक्रीज को एंटिसिपेट करते हुए कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट जो है वो बफर स्टॉक मेंटेन करेगा। और उसी बफर स्टॉक को मेंटेन करने के लिए उसे एडिशनल एलोकेशन या एडिशनल फंड की ज़रूरत है। एंड फॉर दैट डिपार्टमेंट हैज़ अप्रोच टू फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर, OMCs टू एब्जॉर्ब क्रूड ऑयल शॉक। तो अगर आप रेगुलर हैं चैनल पे तो आपको पता होगा क्रूड ऑयल से रिलेटेड कई सारी न्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली हर वीक कवर करते हैं। रिसेंटली हमने कवर किया था कि जिस तरीके से वेस्ट एशिया में जो वॉर की सिचुएशन चल रही है, स्पेशली अगर हम इजराइल हमास की बात करें, तो उनका भी जो वॉर चल रहा है या कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसका इम्पैक्ट वेस्ट एशिया के अदर रीजन पर भी देखने को मिलेगा। और जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। और इसी को लेकर के हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो प्रोबेबली जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं, उनसे ज़्यादा डिविडेंड ले सकती है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में जो OMCs हैं या जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं, उन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो कई सारी न्यूज़ों को आप बैकग्राउंड में रखते हुए इस न्यूज़ को समझेंगे। तो रिसेंटली जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस जनरेट हो रही है, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली क्रूड ऑयल प्राइस पर पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। और
अगर ये वॉर जल्दी या कन्फ्लिक्ट जल्दी वाइंड अप नहीं हुआ तो इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी हमें क्रूड ऑयल प्राइसेस और अदर इकोनॉमीज पर देखने को मिल सकते हैं। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ और कहा गया है कि प्रॉबेबली इंडिया में जो इंडियन पब्लिक है वो इस बार फ्यूल प्राइसेस हाइक बहुत ज़्यादा फेस ना करे, भले ही वेस्ट एशिया की वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो वोलाटाइल रहें, वो फ्लक्चुएट करें, कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इंडियन पब्लिक पर देखने को नहीं मिलेगा। स्पेशली जो पंप प्राइस है वो उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। रीज़न बिहाइंड ऐसा कहा जा रहा है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, OMCs हैं, दे आर एक्चुअली एक्सपेक्टेड और दे आर एंटिसिपेटिंग टू एब्जॉर्ब द हायर कॉस्ट, जबकि दे आर फेसिंग अंडर रिकवरीज इन सेलिंग फ्यूल। तो ऐसा कहा जाए कि प्रोबेबली जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो प्राइस हाइक के शॉक को एब्जॉर्ब कर लेंगी, इसको बहुत ज़्यादा पास ऑन नहीं करेंगी इवेंचुअल कस्टमर तक या इवेंचुअल कंज्यूमर तक। तो जो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि इजराइल हमास का वॉर का इम्पैक्ट जो पड़ रहा है उसकी वजह से, और जो अदर वेस्ट एशिया जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं जो वेस्ट एशिया में हैं, प्रोबेबली वो भी इस वॉर को या इस सिचुएशन को की वजह से इम्पैक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। एंड फॉर दैट इंडिया इज एक्चुअली डाइवर्सिफाइंग द सप्लाई सोर्सेज ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वेस्ट एशिया पर ही डिपेंडेंट हैं, हमने डाइवर्सिफिकेशन भी शुरू कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हमारा जो सिग्निफिकेंट क्रूड ऑयल का जो डिमांड है, जो नीड है, वो वेस्ट एशिया से ही पूरी होती है। एंड उसी को लेकर के कई सारे इंडिविजुअल, हालांकि किसी ने कोई अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई, अनोनिमिटी के बेसिस पर कहा गया कि प्रोबेबली जो OMCs हैं वो इस बार का जो प्राइस हाइक है वो इवेंचुअल कंज्यूमर तक पास ऑन नहीं करेंगी। अगर हम ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें तो 3 नवंबर को जो ब्रेंट क्रूड है वो $85 पर बैरल तक पहुँच गया था, सेम एज द 1 मंथ एगो। जबकि अगर 19 अक्टूबर का देखें तो 19 अक्टूबर में यही ब्रेंट ऑयल जो था वो $92.85 तक पहुंचा था अक्टूबर में, जो कि मई में अप्रॉक्सीमेटली $75 पर बैरल था। तो बहुत ज़्यादा तो इम्पैक्ट नहीं है, ये भी कंपनीज ने ये भी आइडेंटिफाई करी कि लिमिटेड इम्पैक्ट है इस पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट का, लेकिन इस जो लिमिटेड इम्पैक्ट को भी इवेंचुअल कंज्यूमर तक हम पास ऑन नहीं करेंगे अनटिल अनलेस जो प्राइस हाइक है वो सीलिंग से को भी क्रॉस कर जाएगा। बहुत ही ज़्यादा प्राइस हाइक होता है तो डेफिनेटली कंपनीज कैन पास, बट अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन या वो नहीं देखने को मिलता है या थोड़ा बहुत चेंज होता है तो इस पर्टिकुलर चेंज को इवेंचुअल कंज्यूमर तक पास ऑन नहीं किया जाएगा। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। स्ट्रीमिंग ग्रोथ स्लोज आफ्टर बूम। जो स्ट्रीमिंग वीडियोस थे जिनकी डिमांड या हम बोल सकते हैं जिनका सब्सक्रिप्शन हमें कोविड पैंडेमिक के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, अब फिलहाल के लिए उसकी जो पेस है, जो ग्रोथ की पेस है वो कूल डाउन हो रही है, क्योंकि अब जो कंज्यूमर्स हैं या जो इंडिविजुअल व्यूअर्स हैं उनके पास इंटरटेनमेंट के नए ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो रहे हैं। और अगर सिटीज़ की बात करें तो सिटीज़ में जो OTT सब्सक्रिप्शन है वो भी अब सैचुरेट हो गया है, बहुत ज़्यादा कंज्यूमर नहीं बचे, अप्रॉक्सीमेटली सबके पास किसी ना किसी OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है। तो अगर हम देखें टोटल ऑडियंस OTT प्लेटफॉर्म्स की जो कि 13.5% तक इंक्रीज हुई है 2023 में, जबकि पिछले साल यही इंक्रीज 20% का था। और पैंडेमिक के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा बूम हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑनलाइन वीडियोस और OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन में देखने को मिला था। और अगर पेनिट्रेशन की बात करें तो जो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस हैं ये 34% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 बिलियन का 34% पेनिट्रेट कर चुके हैं। इट मीन्स इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 34% इंडिविजुअल किसी ना किसी फॉर्म में OTT का सब्सक्रिप्शन लिए हुए। तो जो ग्रोथ रेट है OTT यूनिवर्स की वो डिप हुई है पिछले पैंडेमिक के बाद के टाइम्स में अगर हम देखें, और रीज़न बहुत ऑब्वियस है क्योंकि जो पैंडेमिक में इंडिविजुअल्स घर में बैठे थे, सोशल डिस्टेंसिंग थी, तो उस समय OTT प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल जो मीडिया है इसका पेनिट्रेशन बहुत इंक्रीज हुआ था। बट चूंकि अब इंडिविजुअल्स अपने काम में भी लौट चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, बहुत कम टाइम मिलता है इंडिविजुअल को OTT प्लेटफॉर्म पर स्पेंड करने के लिए, और इस वजह से अब OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी डिक्रीज कर रहा है। तो दिस इज एक्सीलरेट पेस, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। सो दिस इज SVOD, that is subscription video on demand, that is advertising based video on demand, and this is YouTube plus social media। तो कंपैरिजन है, आप देख सकते हैं 2021, 2022 और 2023 का। दिस इज 21, दिस इज 22, दिस इज 23।
तो जो ग्रोथ पेस है वो डिक्रीज हो रही है, यानी जो ग्रोथ से पहले इंडिविजुअल सब्सक्राइब कर रहे थे, वॉच कर रहे थे, अब वो पेस या वो ग्रोथ रेट नहीं रहा है। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। अयाना आइस मेजॉरिटी सेल $400 million फंड्स। तो अयाना रिन्यूएबल पावर इज लुकिंग टू सेल मेजॉरिटी स्टेक as much as 100% in the green energy company, और उसने अप्रॉक्सीमेटली $2 बिलियन का इक्विटी वैल्यूएशन जो है वो टारगेट किया। तो एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर, अयाना रिन्यूएबल इज एक्चुअली सेलिंग इट्स मेजॉरिटी स्टेक, और ये 100% तक जा सकता है अगर अच्छा वैल्यूएशन मिलता है कंपनी को। इसके अलावा शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो सीकिंग टू रेज द फंड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली $400 million एज अ प्राइमरी इक्विटी इन्फ्यूजन। और सीधा रीजन क्या है, कंपनी को ग्रोथ को फाइनेंस करना है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में। तो अयाना इज एक्चुअली सेलिंग फॉर मेजॉरिटी स्टेक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इनकम्बेंट्स ई टू व्हीलर मार्केट शेयर ऑन राइज। तो हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में इंडिया में जो स्टार्टअप्स हैं उन्होंने ग्रोथ को इग्नाइट किया था। जो ट्रेडिशनल टू व्हीलर जो हम बोल सकते हैं कंबस्टन इंजन वाले जो टू व्हीलर थे, जैसे कि टीवीएस मोटर्स हो गया, बजाज हो गया, वो इनिशियली इस पर्टिकुलर डिमांड को लाइट अप नहीं कर पाए थे। लेकिन जो स्टार्टअप्स है जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक की बात है, तो इसने इंडिया में टू व्हीलर जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर उसका पेनिट्रेशन इंक्रीज किया। लेकिन अब धीरे धीरे जो ट्रेडिशनल इंजन एरा लीडर्स हैं टीवीएस मोटर्स, बजाज, दे आर स्विफ्टली क्लोजिंग द गैप ऑन स्टार्टअप्स। हालांकि अभी भी स्टार्टअप जो हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में टॉप पोजीशन पर हैं, बट लेकिन जब जो ओल्ड प्लेयर्स हैं, जो ओल्ड लीडर्स हैं कंबस्टन इंजन के, अब वो भी धीरे धीरे इस पर्टिकुलर ई टू व्हीलर में जो है वो पेनिट्रेट कर रहे हैं। टीवीएस मोटर बिकम्स इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर maker several months ago, and now it is rapidly closing the gap with Ola Electric, although Ola Electric जो है वो अभी भी टॉप पोजीशन पर बनी हुई है। लेकिन अगर यही पेस रहा तो प्रोबेबली जो ट्रेडिशनल लीडर्स रहे हैं मार्केट में टू व्हीलर सेगमेंट में, वो इस पर्टिकुलर गैप को ओवरकम करके फिर से टॉप पोजीशन अचीव कर लेंगे। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 that is given on page number 4 of Business Standard, scheme to tackle pollution by processing unit on the cart। तो जिस तरीके से रिसेंटली मुंबई और दिल्ली में जो पोल्यूशन की सिचुएशन हो गई है, अलार्मिंग सिचुएशन, उसके बाद से गवर्नमेंट फिर से एक्टिव हुई है। जैसा कि हर बार होता है, जब पोल्यूशन आता है तो गवर्नमेंट एक्टिव हो जाती है, लेटर ऑन फिर वही पॉलिसी पैरालिसिस हमें देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। लेकिन अभी फिर से ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से डेवलप नेशंस सस्टेनेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने एफटीए डिस्कशंस में, अपने ब्रॉडर ट्रेड प्रैक्टिसेस में, चाहे वो ईयू हो चाहे वो अदर कंट्रीज हो। ईयू ने भी कैसे किया है, सीबीएम मैकेनिज्म, हमने कई बार डिस्कस किया है। दिस सीबीएम मैकेनिज्म इज जस्ट टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन। तो जिस तरीके से डेवलप कंट्रीज अब अपनी ट्रेड प्रैक्टिसेस में, अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में जिस तरीके से सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजिकल कंसर्न को इंक्लूड कर रहे हैं, इंडिया ने भी अब पॉल्यूशन को एड्रेस करना स्टार्ट कर दिया है। स्पेशली अगर हम बात करें टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, या इस सेक्टर में जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, उनमें अब इंडिया जो है वो कई सारी स्कीम लाने जा रहा है। इंडिया हेल्प मीन्स इंडियन गवर्नमेंट कई सारी स्कीम लाने जा रहा है इन ऑर्डर टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ पोल्यूशन। और इसके लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी कई सारी मीटिंग्स जो हैं वो कन्वीन कर ली, कई सारी मीटिंग जो हैं वो करी हैं डिस्कस करने के लिए किस तरीके से जो प्रैक्टिसेस हैं, ग्रीन प्रैक्टिसेस हैं, जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, किस तरीके से स्पेशली टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जो है वो इंक्लूड करी जा सके। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो डिबेट है या जो डिस्कशन है वो अभी इसी पर्टिकुलर इशू पर सेंटर है कि इंडस्ट्री को किस तरीके से जो ये ग्रीन एनर्जी है, जो क्लीन सॉल्यूशंस हैं, इन सेक्टर्स में या इस तरह की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करा जाए। जैसे पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट लाई थी पैंडेमिक के ड्यूरेशन में इन ऑर्डर टू प्रमोट द इन्वेस्टमेंट इनटू सर्टेन सेक्टर, अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15 सेक्टर में गवर्नमेंट धीरे धीरे पीएलआई स्कीम लाई थी जस्ट टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसी तरह की पीएलआई स्कीम लाई जाए, या पीएलआई के कंटेक्स्ट में ही पीएलआई के लाइन में इसी तरह की स्कीम लाए, जैसे कि जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, उनका इन्वेस्टमेंट क्लीन सॉल्यूशंस और ग्रीन एनर्जी की तरफ ज़्यादा इंक्रीज हो। इट मीन्स कंपनी शुड इनकरेज टू इन्वेस्ट इनटू दीज एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, दीज क्लीन सॉल्यूशंस बाय पीएलआई काइंड ऑफ स्कीम्स।
क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज को शट करना या उनको ट्रेड से एलिमिनेट करना इज नॉट द प्रॉपर सोल्यूशन एज पर द एक्सपर्ट। तो अब हमें कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पर फोकस करना पड़ेगा थ्रू प्रमोशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट जस्ट लाइक PLI काइंड ऑफ स्कीम्स। सो दीज आर द सस्टेनेबल ट्रेड सोल्यूशन। गवर्नमेंट भी अब इस पर्टिकुलर सारे डिपार्टमेंट, फार्मास्यूटिकल हो गए चाहे टेक्सटाइल हो गए, सबकी इंडस्ट्री में अब किस तरीके से प्रमोट किया जाए सस्टेनेबिलिटी, उस पर डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्दी हो सकता है। अगर कंसेंसस बनता है डिपार्टमेंट्स के बीच में तो प्रॉबेबली हमें PLI जैसी स्कीम्स, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स या अदर स्कीम्स हमें इस सेक्टर में देखने को मिल सकती हैं जो ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करें। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। PMGKAY extension may be a costly affair in long run. So in the midst of high decibel campaigning ahead of state elections और जनरल इलेक्शन, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक सरप्राइज अनाउंसमेंट किया है। और क्या अनाउंसमेंट किया है? जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, स्पेशली जो फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, उसको आगे आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है, विल बी एक्सटेंडेबल। तो जो स्कीम अभी खत्म होने वाली थी इस फाइनेंशियल ईयर में, उसको और 5 साल तक एक्सटेंड कर दिया है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री फूड ग्रेन स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। और अगर मैनेजमेंट की बात करें, फंड्स की बात करें, तो अनाउंसमेंट तो हो गया, लेकिन इस स्कीम को कैसे फंड किया जाएगा? तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, करंट फाइनेंशियल ईयर के तो बजट ऑलरेडी एलोकेटेड है, सफिशिएंट फंड है गवर्नमेंट के पास। लेकिन अगर यही स्कीम आगे आने वाले 5 सालों तक एक्सटेंड करी जाती है तो ये गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पर, स्पेशली फ्यूचर फाइनेंसेस पर और इकोनॉमिक कॉस्ट पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डाल सकती है। क्यों? एक तो बर्डन है सब्सिडी का, वो तो आएगा। इसके अलावा ऐसा भी एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट है फूड ग्रेन्स की, वो इंक्रीज करेगी आगे आने वाले टाइम में। क्यों इंक्रीज करेगी? बहुत सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP और जो अदर इंसिडेंटल कॉस्ट हैं वो इंक्रीज करेगी। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने MSP इंक्रीज किया है और 5 सालों में गवर्नमेंट आगे भी MSP इंक्रीज करेगी। तो जो फूड ग्रेन्स हैं जो इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उनका प्राइस भी बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट फाइनेंसेस पर, पब्लिक एक्सचेकर पर अननेसेसरी बर्डन बोल सकते हैं या एडिशनल बर्डन आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को इस तरह की किसी भी स्कीम को अनाउंस करने से पहले उसके फाइनेंसेस के बारे में प्रोबेबली मैनेजेबल अरेंजमेंट करने चाहिए। तो इंसिडेंटल कॉस्ट इंक्रीज होगी, MSP इंक्रीज होने की वजह से फूड ग्रेन्स की जो एक्चुअल कॉस्ट है, प्राइस है मार्केट में, वो इंक्रीज करेगा, जिससे पब्लिक एक्सचेकर पर उसका बर्डन बढ़ेगा। हालांकि जो नया वर्जन था इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का, ये 1 साल का ही था और ऐसा कहा जाता है कि December 31, 2023 तक ये एंड हो जाएगा। लेकिन चूंकि अब गवर्नमेंट ने इसको 5 साल के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल के लिए इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है। तो अब एक इसका सोल्यूशन क्या है कि जिससे गवर्नमेंट पर कम बर्डन आए, फूड सब्सिडी रिड्यूस हो। इसका सीधा मतलब एक सोल्यूशन ये है, एक पोटेंशियल सोल्यूशन ये हो सकता है कि जो फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करती है उसको लिमिट कर दिया जाए, उसके प्राइस पर कैप लगा दिया जाए। और यही सेम बात CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने भी रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन इससे कई सारे पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं। बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स गवर्नमेंट किसी भी तरीके से फिलहाल के लिए वीट और जो स्टेपल कमोडिटीज़ हैं इंडिया में, जो स्टेपल फूड कमोडिटीज़ हैं, उनके प्राइस पर किसी भी तरह का कैप नहीं लगाएगी। और चूंकि कैप नहीं लगेगा तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में फूड सब्सिडी का जो बर्डन है गवर्नमेंट फाइनेंसेस पर वो इंक्रीज करेगा। गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाती है? इट इज़ नथिंग, nowhere, just it is the taxpayer money. So this is the distribution math. Hike in MSP on marketing year basis 2019 से लेकर के 2025 तक का डेटा दिया हुआ है कि जो वीट, पैडी और पैडी A ग्रेड है उसमें कितना कितना इंक्रीज होगा, कितना कितना उनका MSP इंक्रीज होगा। एंड दिस इज़ द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ वीट एंड राइस, जो कि हर साल लगभग इंक्रीज होती जाएगी, जिसकी वजह से जो बर्डन है फूड सब्सिडी का वो गवर्नमेंट पर, और गवर्नमेंट ना बोलकर बोले पब्लिक एक्सचेकर पर, वो इंक्रीज होगा। तो हाउ गवर्नमेंट विल मैनेज दिस पर्टिकुलर स्कीम, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। एक्स्ट्रा एंड REGS फंडिंग मे नॉट बी एनफ एक्सपर्ट। तो इस बार अगर हम इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखें तो इस बार इंडिया में एक डिसेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, डिसेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, कई सारे सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज देखने को भी मिला इन स्पाइट ऑफ द ग्लोबल चैलेंजेस। लेकिन इसके बावजूद भी
ग्लोबल चैलेंजेस के ड्यूरेशन में भी हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी डिसेंट फॉर्म में चली। इसके बावजूद भी अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा के तहत जो वर्क डिमांड थी वो रोबोस्ट रही इस फाइनेंशियल ईयर में, इन स्पाइट ऑफ द विजिबल पिकअप इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अगर हम देखें तो पॉजिटिव रहे, लेकिन इसके बावजूद भी मनरेगा में जो जॉब डिमांड थी, जो वर्क डिमांड थी, वो सिग्निफिकेंटली हाई रही इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में भी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ कि कहीं ना कहीं रूरल जॉब मार्केट जो है वो बेनिफिट नहीं हो रही है इन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से। एक इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को हमें नहीं मिल रही है। जो भी ग्रोथ हो रही है, जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, वो किसी एक दो पर्टिकुलर सेक्टर में हो रहा है। रूरल मार्केट पर, रूरल जॉब मार्केट पर हमें उसका पॉजिटिव ट्रेंड देखने को नहीं मिला। रूरल जॉब मार्केट में अभी भी सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से मनरेगा पर जो जॉब डिमांड है, वर्क डिमांड है, वो इंक्रीज हो रही है। और इसीलिए जब चूंकि मनरेगा में जॉब डिमांड बढ़ रही है तो डेफिनेटली ज़्यादा लोगों को मनरेगा के तहत जॉब देनी पड़ेगी। अगर जॉब नहीं है तो भत्ता देना पड़ेगा, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फंड चाहिए होगा इस स्कीम के लिए। तो इस स्कीम को फाइनेंस करने के लिए, फंक्शनल रखने के लिए फॉर रेस्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, गवर्नमेंट नीड टू पंप मोर फंड्स इनटू मनरेगा। और अगर रीसेंट डेटा देखें तो बाय द एंड ऑफ द अक्टूबर मंथ, मनरेगा वेबसाइट एक्सपेंडिचर ऑन द स्कीम हैज बीन अराउंड 77,635 करोड़, यानी 77,634 करोड़ का एक्सपेंडिचर मनरेगा में देखने को मिला अक्टूबर तक, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के अक्टूबर मंथ तक 77,634 करोड़ का एक्सपेंडिचर मनरेगा में देखने को मिला। वाइल द फंड ऑफ अराउंड 68,014 करोड़ आर अवेलेबल, जो अवेलेबल फंड था, एलोकेटेड फंड था, वो 68,014 करोड़ का था। तो 68,014 करोड़ का फंड अवेलेबल था, 77,634 करोड़ का यूटिलाइजेशन हुआ। तो डेफिनेटली देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 9,600 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, यानी 9,619 करोड़ का अप्रॉक्सीमेट जो है वो डेफिसिट रहा। और इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 60,000 करोड़ का एलोकेशन किया था इस स्कीम के तहत, और 10,000 करोड़ का डेफिसिट एलोकेशन भी किया था। इसको ऐसा कहा जा रहा है कि 18 से 20,000 करोड़ जो है वो और आगे आ सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइनेंस। लेकिन जो फिर भी फाइनेंसिंग देखने को मिल रही है इस स्कीम को फाइनेंस करने के, गवर्नमेंट जितना भी पैसा एलोकेट कर रही है, फंड एलोकेट कर रही है, एक्सपर्ट्स का कहना है दिस एडिशनल इन्फ्यूजन ऑफ फंड इज एक्चुअली नॉट सफिशिएंट। ये भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले जो 5 महीने बचे हुए हैं उनमें हमें और ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ेगी। पिछले साल का अगर हम डेटा देखें तो जो एडिशनल अभी 10,000 करोड़ दिए हैं वो तो डेफिसिट को फाइनेंस करने हो जाएंगे, लेकिन जो 5 महीने जो बचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में उसमें और ज़्यादा वर्क डिमांड होगी, तो उसके लिए और ज़्यादा फंड की जरूरत होगी। जो एक्स्ट्रा फंड दिया भी गया है दैट मे नॉट बी एनफ एज पर द एक्सपर्ट। सो दिस इज एडिंग द वो, एक तो गवर्नमेंट की फूड सब्सिडी भी बढ़ रही है, ऊपर से ये मनरेगा स्कीम में भी सब्सिडी और शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है, सब्सिडी शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है। तो प्रोबेबली इस बार गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पर इन 2 रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा burden पड़ सकता है। You can just have the glimpse of it, budget estimates or actual expenditure. This blue bar indicates budget estimate of that particular financial year, और रेड जो है वो इंडिकेटर की एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। और हर बार अगर हम देखें 2017 से लेकर के 2024 तक अगर हम हर साल देखें तो हर साल बजट एलोकेशन से ज़्यादा एक्सपेंडिचर मनरेगा में देखने को मिला है, यानी शॉर्टफॉल ही मोस्ट ऑफ द टाइम रहा है। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। इन IBC नो ऑटोमेटिक सिक्योर्ड क्रेडिटर टैग फॉर स्टैट्यूटरी ड्यूज। तो एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूज को लेकर के कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है, और उस सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट के जो स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं उनको सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के तरह तभी ट्रीट किया जाएगा जब उनका रिटन डॉक्यूमेंट या कोई ट्रांजैक्शन का रिटन डॉक्यूमेंट है जो क्लासीफाई करता है उन्हें सिक्योर्ड ड्यूज की तरह क्लासीफाई किया गया हो रिटन डॉक्यूमेंट में। तो अंडर IBC कोड इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी ड्यूज कैन बी ट्रीटेड इन द सेम वे एज सिक्योर्ड क्रेडिटर ड्यूज इन केस इट हैज बीन क्लासीफाइड एज। और इसको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉर्पोरेट अफेयर्स है
दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री कैन कंसीडर दिस इशू फॉर क्लासिफिकेशन, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो रेनबो पेपर केस में जो जजमेंट दिया है उसके बाद से प्रोबेबली गवर्नमेंट ड्यूज़ को, स्टैट्यूटरी ड्यूज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी बनी हुई है, जहां पर अक्टूबर 31 को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने रेनबो पेपर केस में बोला था कि जो स्टेट लेवल टैक्स अथॉरिटीज हैं दैट वुड एंजॉय पैरिटी विद द सिक्योर्ड क्रेडिटर, और इसी सिक्योर्ड क्रेडिटर टैग को लेकर के गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बोला है कि until unless in written documented transaction it has not been classified as secured credit or secured creditor, in that case only government statutory dues can be classified as a creditor, otherwise government जितने भी dues, government dues मतलब जनरली टैक्स ड्यूज जो होते हैं वो तब तक सिक्योर्ड क्रेडिटर का जो टैग है उनको तब तक नहीं मिलेगा। सो लेट अस सी इसको लेकर आगे क्या क्लैरिफिकेशन आता है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। लैब डायमंड आर न्यू स्पार्कल्स ऑन द ब्लॉक। रिसेंटली हमें इंडिया का जो एक्सपोर्ट, जो डायमंड एक्सपोर्ट है उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला था और हमने वो न्यूज़ भी कवर करी थी, और ऐसा कहा जाता है कि इस डिक्लाइन एक्सपोर्ट का इम्पैक्ट हमें इंडिया के कई सारे इंडस्ट्रियल रीजन, स्पेशली सूरत जैसे इंडस्ट्रियल रीजन पर देखने को मिल रहा था। तो उसी को लेकर के ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल है जहाँ पर कहा गया किस तरीके से जो डायमंड की डिमांड जो डिक्लाइन हो रही है उसका इम्पैक्ट जो है वो सूरत की डायनेमिक्स पर देखने को मिल रहा है। सूरत मतलब सूरत एक शहर है, वहाँ पर डायमंड पॉलिशिंग का बहुत ज़्यादा काम होता है। तो किस तरीके से सूरत की जो इकोनॉमी है, जो डायनामिक्स है वो चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट ऑफ डायमंड। तो एक एडिटोरियल है, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एट 48 आवर्स अ वीक इंडियन 6th मोस्ट हार्ड वर्किंग ग्लोबली ILO। रिसेंटली 70 आवर का जो कमेंट आया था एक एक्सपर्ट के, 70 आवर्स वर्किंग का लेकर जो कमेंट है उसके बाद से वर्किंग आवर को लेकर के बहुत ज़्यादा डिबेट हमें इकोनॉमी में देखने को मिल रही है। तो उसी कंटेक्स्ट में हम इस न्यूज़ को पढ़ लेंगे। एज पर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो इंडियंस आर ऑलरेडी वेरी हार्ड वर्किंग। इंडियंस आर 6th मोस्ट हार्ड वर्किंग आउट ऑफ 163 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो ILO की रैंकिंग के बेसिस पर अगर हम देखें जहाँ पर आवर यानी वहाँ पर जो एवरेज नंबर ऑफ आवर्स पर वीक जो काम किया जाता है उसमें जो इंडिया है वो ऑलरेडी 6th पोजिशन पर है। मतलब हम ऑलरेडी 47.7 आवर्स पर वीक काम कर रहे हैं एज पर द लेटेस्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डेटा ऑफ अप्रैल 2023। तो जो ये 70 आवर का जो ये रिमार्क रहा है मिस्टर मूर्ति के थ्रू, इसके बाद से जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है वर्किंग आवर को लेकर के, उसी कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ है जहाँ पर ILO का डेटा कहता है कि इंडियंस आर ऑलरेडी वेरी हार्ड वर्किंग। 163 कंट्रीज़ में हम 6ठे नंबर पे हैं इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क। हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पुट करते हैं वर्किंग आवर, 47.7 आवर्स हम इन अ वीक वर्क करते हैं और अदर कंट्रीज से कंपैरिजन में ऑलरेडी 6th पोजीशन पर हैं। हालांकि कुछ कंट्रीज का डेटा भी दिया हुआ है कि एवरेज आवर्स वर्क पर वीक, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। किसी भी डिस्क्रिप्टिव आंसर को लिखने में ये डेटा आपके लिए यूजफुल हो सकता है। इंडिया, UAE, वियतनाम, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, US, साउथ कोरिया, जापान और जर्मनी का डेटा दिया हुआ है कि कितने घंटे कहाँ पर कितना काम किया था। सबसे ज़्यादा अगर इन सब में देखें तो सबसे ज़्यादा हमें UAE में देखने को मिलता है 52.6 आवर्स पर वीक। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। आवर एम इज टू बी अफोर्डेबल ग्लोबल G6G टेक लीडर। तो ये एक इंटरव्यू है, किसका इंटरव्यू है? हमारे जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उनका इंटरव्यू। और उन्होंने बताया किस तरीके से इंडिया का जो टेलीकम्युनिकेशन जो सेक्टर है वो किस तरीके से बूस्ट करेगा और हमारा आगे क्या एम है। तो बेसिकली 4G और 5G को छोड़ दें तो अभी के लिए जो लॉन्ग टर्म टारगेट रखा गया है इंडिया के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए वो रखा गया कि इंडिया 6G टेक्नोलॉजी में, 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी में लीडर बनना चाहता है। कैसा लीडर? अफोर्डेबल इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। हम अफोर्डेबल लीडर हों 6G सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, केवल डोमेस्टिक लेवल पर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर जहाँ पर हम कई कंट्रीज को 6G सर्विसेज प्रोवाइड करें चीप कॉस्ट के बेसिस, जैसा कि जनरली अपने स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस सेक्टर में हम अपनी चीप कॉस्ट के लिए जाने आते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। OMCs may not reduce pump price in 2023। ये हम ऑलरेडी न्यूज मिनट में कवर कर चुके हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। FPI नेट इन्वेस्टमेंट इन डेट इन अक्टूबर 3rd हाईएस्ट इन CY 23। तो फॉरेन पोर्टफोलियो नेट इन्वेस्टमेंट in domestic debt market in the month of October was the 3rd highest। तो इस साल का अभी तक अगर हम देखें नेट FPI इन्वेस्टमेंट स्पेशली डेट मार्केट में, तो अक्टूबर के मंथ में सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट रजिस्टर किया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के नेट इन्वेस्टमेंट सिनेरियो में, या सीधी सीधी भाषा में बोले तो अक्टूबर के मंथ में हमें सबसे ज़्यादा फॉरेन पोर्टफोलियो नेट इन्वेस्टमेंट
इंडियन डेट मार्केट पर देखने को मिल रहा है। रीजन, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं अब वो हाई रिटर्न की तरफ वापस से आ रहे हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज में वापस से इन्वेस्ट कर रहे हैं। भले ही ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ये कहना है कि अब जो है वो यूज टू हो रहे हैं इन्वेस्टर्स इस पर्टिकुलर अनसर्टेनिटी को लेकर के, और वो वापस से अपना फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं अक्टूबर के मंथ में। और हमें ये सिनेरियो में इंक्रीज देखने को मिला। हालांकि अगर पूरा ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इस बार मोस्ट ऑफ द ईयर मंथ में हमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में हमें सेलिंग ट्रेंड देखने को मिला है, बट अक्टूबर के मंथ में थर्ड हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट हमें इंडिया में देखने को मिला है थ्रू एफपीआईज इन डेट मार्केट। तो एफपीआई इनफ्लो इन डेट मार्केट इनटू अक्टूबर मंथ हैज बीन स्टूड अप्रॉक्सीमेटली 6,322 करोड़ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। यही सितंबर में 768 यानी 768 करोड़ था। यू कैन जस्ट सी द ग्लिम्स कि कितना सडन इंक्रीज हमें अक्टूबर के मंथ में एफपीआई इनफ्लो में देखने को मिल रहा है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।